कि हम आपको समय से काम स्टार्ट करेंगे, हमने ये लेक्चर स्टार्ट रखा है। वीरा सर इज अ पर्सन हु हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन अ डिकेड, 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस सर के पास है। एंड सर इज डूइंग एन एक्सीलेंट वर्क। आपको कुछ डाउट होगा मुझसे भी पूछ सकते हो अदिति। नो सर। वी हैव क्रिएटेड, ऑलरेडी क्रिएटेड, अपने ग्रुप देख लिया, ग्रुप बनाए को। देख लिया मैंने। ग्रेट। आपको कोई भी मुश्किल हो, आप ग्रुप में भी बोल सकते हो। आपको कुछ हो, फीडबैक हो, अच्छा खराब जो भी हो, यू कैन इन्फॉर्म दैट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई दिन अगर आप लेक्चर में नहीं आने वाले तो एटलीस्ट एक दिन पहले इन्फॉर्म करना, बिकॉज फैकल्टी सुबह 7 बजे उठ के आपके लिए वेट करेगी। ठीक है ना? ओके। इसलिए हमने कॉमन ग्रुप बना दिया। वीरा सर, सही है बात? वीरा सर, तो फिर मुश्किल नहीं रहेगी किसी को भी। तो प्लीज टेक केयर दैट थिंग। बाकी हमें क्लास प्लस ऐप में भी आपका रजिस्टर करेंगे, एक बैच बनाएंगे, तो वहां पे मुश्किल ना रहे। सर नाउ फ्लोर इज योर्स, वीरा सर। Yes, sir. Uh, shall I start? यस सर, आई एम लिविंग राइट नाउ। ओके, Okay. Okay. ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू Good अदिति। morning, Aditi. Good morning, Samir, sir. Aditi, can you hear me? यस सर। Okay. So let's start with the today's topic, GST. GST, जिसे कि बीजेपी वाले बोलते थे गुड्स और सिंपल टैक्स, और कांग्रेस वाले बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स। हालांकि जीएसटी का इंट्रोडक्शन इसीलिए हुआ था कि वो गुड्स और सिंपल टैक्स बन सके, लेकिन ना ही वो गुड और सिंपल टैक्स बना, ना ही वो गब्बर सिंह टैक्स है, वो दोनों के बीच में आके लटक गया है। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? डिड यू नो, अदिति? यस नो सर। अदिति, अभी कैन यू हियर मी? यस सर। डिड यू नो व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस? नो एक्चुअली राइट नाउ आई एम नॉट। Okay, GST was introduced in 2017. We will understand the journey of GST. So let us understand what are the content we are going to learn. So meaning of GST, type of GST, merits of GST, GST रजिस्ट्रेशन किसको कराना है, कैसे कराना है, जीएसटी में लेवी कौन कौन सी चीज पे होती है, जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर क्या है, टाइम और सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स क्या है, जीएसटी के वैल्यूएशन रूल क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, अगर छोटे छोटे व्यापारी है जिसके लिए सरकार ने कॉम्पोजिशन स्कीम ला रखी है, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो कहाँ पे लागू होता है, जीएसटी में कौन कौन से रिटर्न कब फाइल करने हैं, ऑडिट और असेसमेंट की प्रोविजन, और अगर जीएसटी हम लेट फाइल करते हैं या फिर लेट पेमेंट करते हैं तो उसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट की प्रोविजन क्या क्या है, एट एक्स्ट्रा, वो सब चीज हम आज स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द जर्नी ऑफ जीएसटी। तो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब ऐसा बताया होगा कि जीएसटी ऐसा सीधा होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जीएसटी क्या है, इट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर अब कॉम्प्लेक्स बन चुका है। जीएसटी इज नाउ 6 years ओल्ड। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। तब ऐसा बताया गया था कि जीएसटी इज ए गुड्स एंड सिंपल टैक्स। हालांकि इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, very hard to understand, and it is really people are getting difficult for finding the way to talk up with the GST. So what is the condition of trade? There are the variety of rules. इतने सारे रूल सरकार ने बनाए हुए हैं और इतने सारे टैक्सेस है कि व्यापारी को पता ही नहीं चलता कि वो बिजनेस करे या फिर गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करे। जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स फॉलो करना है। जीएसटी के पहले वेट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। वेट का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज एक स्टेट में ही एक बंदे को दूसरे बंदे से सेल करते हो तो उस पे वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, वो आपको पेमेंट करना था। जीएसटी के पहले ये वैल्यू एडेड टैक्स था। उसके बाद यू हैव टू टेक वेरियस लाइसेंस एंड परमिट। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री
ए के रिलेटेड लाइसेंस की जरूरत होती है। फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको गुमास्ता धारा लेना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि बिकॉज बिजनेस में कंज्यूमर ही किंग होता है। अगर कंज्यूमर ने आप पे कोर्ट में केस कर दिया या फिर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर दी, यू हैव टू बी वेरी क्लियर फॉर दैट पर्पज। Then you have to follow entry tax in the past. You have to follow the service tax if you are in the service business. You have a water tax, you have the purchase tax, you have the sale tax. Further, on and above the such business tax, there is one more tax that is called income tax. Whatever the business is earning profit, they have to pay the income tax on it. Aditi, can you understand Yes, sir. what is the meaning of income tax? Yes, sir. Income tax. Can you explain? Did you know what is income tax? हाँ, इनकम टैक्स सर सैलरी पे जो लगता है। जो भी इनकम हम अर्न करते हैं उस पे पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है, उससे बोलते हैं इनकम टैक्स। सो दिस इज इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स। सो बोथ टैक्स आर सेपरेट। Understand? Now we will understand what is the GST. So GST is the single rate structure. पहले ऐसा बताया गया था कि जीएसटी में सिंगल रेट होगा, हालांकि जीएसटी में अभी सिंगल रेट नहीं है, लेकिन जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स सिस्टम। वहां पे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी सब कुछ खत्म हो जाता है। ओनली जीएसटी। जीएसटी इज लेविड ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल, कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं किसी और बंदे को, तो उस पे सिर्फ जीएसटी लगेगा और कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो नाउ इन इंडिया देयर इज ओनली वन टैक्स, जीएसटी। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली। वी विल अंडरस्टैंड वेयर the GST registration is required and where the GST registration is not required. So what is the GST? GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी प्रोडक्ट वेयर यू कैन टच और यू कैन सेल, यू कैन सेल इट इन द बिजनेस, उसे बोलते हैं गुड्स। और सर्विसेज का मतलब होता है जैसे कि डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, जो लोग सप्लाई करते हैं अपनी स्किल पे, बिघाल पे, उसे हम सर्विसेज बोलते हैं। सो सर्विसेज वी कैन नॉट physically deliver, but we have to work with our skill, but whereas the goods we can deliver physically. So जीएसटी का पर्पज क्या था कि वन नेशन वन टैक्स, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। फर्दर जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड सप्लाई टैक्स। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं गुजरात से माल राजस्थान में बेचता हूँ तो टैक्स किसको मिलेगा, राजस्थान गवर्नमेंट को, बिकॉज डेस्टिनेशन कहाँ पे है, राजस्थान पे। सो आपको टैक्स किसको देना है, राजस्थान गवर्नमेंट को। पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अगर आप गुजरात से माल राजस्थान में बेच रहे हो तो उसका टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा, इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे आता है, तो जीएसटी में जो टोटल 15 डिजिट का नंबर होता है उसमें पहला 2 डिजिट है वो फिक्स है, इट इज जस्ट द स्टेट कोड। अगर आप गुजरात में है तो उसका स्टेट कोड है 24। इफ यू आर इन राजस्थान उसका स्टेट कोड है 08। अगर आप महाराष्ट्र में है तो उसका स्टेट कोड है 27। तो ऐसे हर स्टेट के अलग अलग स्टेट कोड बनाए हुए हैं। उसके बाद आता है आपका 10 डिजिट का पैन नंबर, और उसके बाद आता है 1Z5। मतलब ये 1Z5 है, ये 3 डिजिट है, वो हर एक बंदे को अलग अलग अलॉट होते हैं। लेकिन ये जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर सेम है, उसका 15 डिजिट का नंबर होता है जिसमें पहले 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड, उसके बाद का 10 नंबर होता है वो पैन नंबर होता है, और बाकी के 3 नंबर वो रैंडम डिजिट पे अलॉट होते हैं। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड अदिति, और हैव यू एनी डाउट? Yes, sir. No, sir.
विल अंडरस्टैंड कि जीएसटी दूसरी सिस्टम से डिफरेंट कैसे है। जैसे कि जीएसटी जब आया था, जब वेरी मच टैक्सेस इन द इंडिया। सेम फॉर एग्जांपल, जब जीएसटी नहीं आया था तो जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी था। वी हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर, मतलब हम कोई भी चीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे तो उस पे हमें एक्साइज ड्यूटी लगती थी। उसके बाद जब भी हम वो गुड्स किसी और कस्टमर को बेचते थे तो उस पे वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। मतलब एक ही चीज पे दो बार टैक्स लगा, पहले मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगी, उसके बाद जब गुड्स सेल किया तो वैल्यू एडेड टैक्स लगा। सेम फॉर एग्जांपल, अगर हम साथ में कोई सर्विसेज भी बेचते थे तो उस पर सर्विस टैक्स लगता था। और अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को सेल करते थे तो उसमें सेंट्रल सेल टैक्स सीएसटी लगता था। सो ये सारे टैक्स को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, और अब एक सिंगल टैक्स बचा, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम। Now we will understand the difference between the past taxation system and current taxation system, that is GST. So what is the nature of regime? वैल्यू एडेड टैक्स में क्या था कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, मतलब आप जहां पे काम करते हो और जहां से सेल करते हो उसी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगी। यहाँ पे जीएसटी में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब आप जहां पे सर्विसेज या गुड सप्लाई करते हो उसी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम एंड करंट टैक्सेशन सिस्टम। अंडरस्टैंड अदिति? Yes. मतलब प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम में अगर आप गुजरात में ही माल, गुजरात से राजस्थान में माल बेचते हो तो वहां पे सीएसटी लगता था, जबकि अब जीएसटी में गुजरात से राजस्थान में माल बेचते हो तो वहां पे जीएसटी लगेगा, लेकिन वह टैक्स की रेवेन्यू किसे मिलेगी? वह टैक्स की रेवेन्यू राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगी, बिकॉज इट इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। पहले क्या था? मल्टीपल लेवल ऑफ टैक्सेस, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइज ड्यूटी था, उसके बाद अगर आप सेल करते हो तो वेट लगता था। अब सर गवर्नमेंट ने मल्टीपल लेवल ऑफ टैक्सेस खत्म कर दिए, अब टैक्सेस ओनली सिंगल टैक्स, दैट इज जीएसटी। मतलब आपका एंट्री टैक्स खत्म हो गया, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, वेट खत्म हो गया, नाउ देयर इज ओनली द जीएसटी। सो नाउ इट इज द सिंप्लीफाइड देन द प्रीवियस टैक्सेशन रिजिम। यहाँ पे टैक्स जो प्रीवियस टैक्सेशन रिजिम था वहां पे हर एक टैक्स अलग अलग लगते थे। सेम फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको समझाया कि मैन्युफैक्चरिंग में पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, उसके बाद जब भी सेल करोगे तो वेट लगेगा। यहाँ पे सेपरेटली हर एक ट्रांजेक्शन पे, हर एक इवेंट पे टैक्स लगता था, जबकि जीएसटी में कॉम्प्रिहेंसिव वन नेशन वन टैक्स हो गया, मतलब एक ट्रांजेक्शन पे एक ही बार टैक्स लगेगा, हर एक इवेंट पे अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा। सो जीएसटी में बेसिकली कैश कैडिंग इफेक्ट इज रिमूव हो गई। कैश कैडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर आपने अगर आपने 100 रुपीज का गुड्स मैन्युफैक्चर किया, उस पे 12 रुपीज एक्साइज ड्यूटी लगी, तो आपका टोटल आउटपुट हो गया 112 का। उसके बाद अगर आप जब भी सेल करने जाओगे तो और 10 रुपया वेट लगेगा। सो ये 112 पे 10 रुपया वेट लगा, मतलब टोटल हुआ 132। सो आप मार्केट में कितने रुपए में सेल कर पाओगे? 100 रुपए की प्रोडक्ट 132 में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 12 रुपीज एक्साइज पे भी वेट लगता है। यहाँ पे हमें एक्साइज ड्यूटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट वेट के सामने नहीं मिलती थी। सो देयर इज द डबल टैक्सेशन, तो इसे बोलते हैं कैश कैडिंग इफेक्ट। मतलब टैक्सेशन पे भी और एक और टैक्सेशन जुड़ गया, उसे बोलते हो कैश कैडिंग इफेक्ट। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। सो नाउ जीएसटी में एक कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म हो गया, मतलब एंटायर चेन, मतलब अगर पर्टिकुलर मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को सेल करते हैं तो सिंगल रेट ऑफ टैक्सेशन लगेगा, अगर मिस्टर बी मिस्टर सी को सेल करते हैं तो वहां पे भी सिंगल रेट ऑफ टैक्सेशन लगेगा। हालांकि मिस्टर बी ने जो मिस्टर ए से परचेज किया है उसमें जो भी टैक्स भरा है
उसका उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सो यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट 0 हो जाएगी। समझ रहे हो आप? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ेंगे। So now we will understand the various type of GST. So basically there is the 4 type of GST. पहला आता है CGST जिसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद आता है SGST जिसे बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक और आता है IGST जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड लास्ट वन इज UTGST जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड service tax. Now we will understand CGST और SGST कब लगता है और IGST कब लगता है। अगर मैं गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और गुजरात में ही माल बेचता हूँ तो उस पे CGST और SGST लगेगी। अगर मैं किसी और स्टेट में माल बेचता हूँ या सर्विसेज सप्लाई करता हूँ तो उस पे IGST लगेगा। तो समझ रहे हो आप दोनों का मीनिंग? अगर मैं पर्टिकुलर अपने होम स्टेट में या अपनी होम यूनियन टेरिटरी में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता हूँ तो उसमें 2 टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। अगर मैं अपने आउटसाइड स्टेट में माल बेचता हूँ तो वहां पे लगेगा IGST। तो IGST कब लगता है? जब मैं अपने स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में बिजनेस करने जाता हूँ तो वहां पे IGST लगेगा, वरना CGST और SGST लगेगा। अगर आपका होम स्टेट स्टेट नहीं है बल्कि यूनियन टेरिटरी है तो उस केस में UTGST और CGST लगेगा। So now I will make you understand the meaning of interstate supply or intrastate supply. Just a minute. Can you see, Aditi, example of intrastate supply and interstate supply? Yes, sir. Okay. So this is the example of intrastate supply and interstate supply. यहाँ पे क्या है कि जो सप्लायर है वो दिल्ली में है और अगर वो दिल्ली में ही सप्लाई करता है मतलब सेम स्टेट में सप्लाई करता है तो उसे बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। मतलब स्टेट एक ही है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे मैंने आपको समझाया CGST और SGST। अंडरस्टैंड? दिल्ली का सप्लायर है और दिल्ली में ही सप्लाई हुआ है तो वहां पे CGST और SGST लगेगा। राजस्थान का सप्लायर है और राजस्थान में ही सप्लाई हुआ है तो वहां पे CGST और SGST लगेगा। उसे बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। अगर दिल्ली का सप्लायर है और मुंबई में सप्लाई करता है तो मुंबई कहाँ पे आया? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया तो उसे बोलते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। तो इंटरस्टेट सप्लाई में लगता है IGST। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। जहां पे सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन अलग अलग स्टेट में है। सप्लायर मतलब जो माल बेच रहा है और रिसिपिएंट मतलब जो माल खरीद रहा है। अगर दोनों का लोकेशन अलग अलग स्टेट में है तो वहां पे IGST लगेगा और दोनों का लोकेशन एक ही स्टेट में है तो वहां पे CGST और SGST लगेगा। So I hope you will understand the meaning of interstate or intrastate supply. Any doubt, Aditi, till now?
No, sir. If you have any doubt, kindly drop down the message in the chat box. I will make you understand what is your query. Yes, sir. Now, what are the benefits we are getting from the GST? So सबसे पहले मैंने बताया कि रिमूविंग द कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने जैसे समझाया आपको कि जब भी मैं मैन्युफैक्चरिंग गुड करता हूँ 100 रुपीज का, तो उस पे 12 रुपीज एक्साइज ड्यूटी लग गई, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हो गई 112, क्योंकि 100 रुपीज तो मेरा इनपुट था, उस पे मैंने 12 रुपये का टैक्स पेमेंट किया गवर्नमेंट को, तो टोटल हो गया 112. अब जब भी मैं उसे किसी और बंदे को बेचने जाऊंगा तो उस पे एक और टैक्सेशन लगेगा जो कि 112 पे लगेगा, 100 पे नहीं लगेगा, 112 पे लगेगा, वेट लगेगा, और वेट पे हमें एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट नहीं मिलती थी, बिकॉज एक्साइज ड्यूटी कौन लेवी करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वेट कौन लेवी करता है, स्टेट गवर्नमेंट. सो दोनों गवर्नमेंट अलग अलग थी. सो जो भी आप एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करते थे उसकी क्रेडिट हमें वेट के सामने नहीं मिलती थी. सो एक ही ट्रांजेक्शन पे और एक ही मैटर पे हमें 2 बार टैक्सेशन को पे करना पड़ता था. सो उसकी वजह से प्राइस ऑफ गुड्स विल बी हाई, क्योंकि वहां पे कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाती थी, एक ही चीज पे 2 टैक्सेशन लगते थे और उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी. सो जीएसटी की आने की वजह से एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो गई, वेट भी खत्म हो गए, उसकी जगह क्या आ गया, ओनली सिंगल टैक्स जीएसटी. और जीएसटी में जो भी आपने पिछले सप्लायर को पेमेंट किया है, आपने सप्लायर को जो भी पेमेंट किया है रॉ मटेरियल पे, जब भी आप सेल करोगे तो वो सप्लायर ने जो आपसे जीएसटी कलेक्ट किया है उसको आप आपके टैक्सेशन लायबिलिटी पे क्रेडिट ले सकते हो. सेम फॉर एग्जांपल में आपको एक और चीज एग्जांपल के समझाता हूं. Can you see this? Understanding the input tax credit. Yes, sir. Aditi? Sir. ओके. सो यहाँ पे क्या है कि टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ 100 रुपीज. हमने 3 इनपुट परचेज किया, इनपुट ए, इनपुट बी और इनपुट सी. तीनों इनपुट से हम एक आउटपुट बना रहे हैं और उसको हम मार्केट में बेच रहे हैं. सो यहाँ पे जब मैंने प्रोडक्ट ए परचेज किया तो उस पे 100 रुपये का पेमेंट किया, बी पे 120 का पेमेंट किया और सी पे 80 का पेमेंट किया. सो मैंने टोटल कितने का पेमेंट किया, 100 प्लस 120 प्लस 80, टोटल मैंने 300 का पेमेंट किया. अगर मैं मार्केट में ये चीज बेचता हूँ, मेरा जो आउटपुट है बनता है वो डी बनता है. तीनों प्रोडक्ट को मिला के अगर मैं प्रोडक्ट डी बनाता हूँ और मैं वो प्रोडक्ट डी मार्केट में बेचता हूँ रुपीज एक्स में, और रुपीज एक्स पे मेरा टैक्स लगता है 450. ठीक है. तो अगर मुझे मार्केट में ये चीज बेचनी है तो उस पे मुझे 450 का टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने चीज परचेज की, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, उस पे मैंने 300 का टैक्स पे कर दिया है. सो अब मुझे कितने का पेमेंट करना है, 450 माइनस 300. सो ओनली आई हैव टू पे 150 रुपीज. सो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. मतलब एक ही चीज पे 2 बार टैक्स नहीं भरना है. जो भी मैंने प्रीवियस स्टेज में टैक्स पेमेंट कर दिया है वो नेक्स्ट स्टेज में मुझे क्रेडिट मिल जाएगी. तो मुझे नेक्स्ट स्टेज में ओनली जो भी वैल्यू एडिशन होता है उस पे ही टैक्स भरना है. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो भी कैस्केडिंग इफेक्ट है वो रिमूव हो गई. सो इसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट. Now, one more merit of GST is eligibility of ITC for service provider. So पहले क्या था कि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स चार्ज करती थी इफ यू आर द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. और अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हुए
तो और आप गुड्स भी बेचते हैं तो सर्विसेज सप्लाई पे सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। वेटी जो कि वेट वैल्यू एडेड टैक्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। तो आपको वेट का और सर्विस टैक्स का क्रेडिट सामने सामने नहीं मिलता था। सो देयर इज वन मोर प्रॉब्लम कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर सर्विस टैक्स यू कैन नॉट क्लेम इन द प्रीवियस regime। नाउ इन जीएसटी यू कैन क्लेम द credit for service tax as well the credit for VAT because दोनों टैक्स को मर्ज कर दिया गवर्नमेंट ने। नाउ देयर इज द सिंगल टैक्स फॉर एक्साइज वेट एंड सर्विस टैक्स। नाउ देयर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। सो कैस्केडिंग इफेक्ट भी रिमूव हो गई। यू कैन टैक्स टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर योर सर्विस टैक्स एज वेल एज योर वेट। नाउ अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट ने वेरियस एक्सपोर्ट रूल्स बना रखे हैं। तो बेसिकली एक्सपोर्ट इज द जीरो रेटेड सप्लाई। सो एक्सपोर्ट पे भी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव बेस्ड स्कीम वेरियस निकाल रखी है। और एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। इट इज जीरो रेटेड सप्लाई, उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। आप एक एलयूटी लेना है, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट की साइड से, और आप विदाउट टैक्स उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हो और अगर चाइना को या यूएसए को माल बेचते हो तो उससे बोलते हैं एक्सपोर्ट। मतलब गुड्स इंडिया से बाहर ले जाना और उसका फॉरेन करेंसी में रिसिप्ट हमें इंडिया में मिलता है तो उससे बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट को और हमें फॉरेन करेंसी मिलते हैं तो हमारा फॉरेन करेंसी का इजाफा होता है। उसकी वजह से एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई में डाला गया है। एक्सपोर्ट में बेसिकली कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी की वजह से कंप्लायंस इंप्रूव हो गए बिकॉज नाउ देयर इज द सिंगल सिस्टम इन द होल द कंट्री। सो कंप्लायंस इंप्रूव हो गए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ गया। नाउ देयर इज द कॉमन नेशनल मार्केट। सो कैन यू अंडरस्टैंड कॉमन नेशनल मार्केट का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज का पहले क्या होता है कि अगर मान लो कि पार्ले जी का बिस्किट है, अगर वो गुजरात में मैन्युफैक्चर हो रहा है पार्ले का बिस्किट, सो वहां पे लिख के आता था प्रोडक्ट पे, इफ यू हैव सीन इन द पास्ट कि फॉर गुजरात इट इज फॉर 5 रुपीज एंड फॉर आउटसाइड गुजरात इट इज रुपीज 6 रुपीज। व्हाई इट इज सो? बिकॉज पहले कॉमन मार्केट नहीं था। गुजरात जो चीज पे वेट लगाती थी उस पे 20% था, तो महाराष्ट्र लगाती थी उस चीज पे 25% या फिर 18% या फिर 15%। सो देयर इज द नो कॉमन मार्केट। हर एक स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग रेट पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगाते थे। नाउ देयर इज द कॉमन नेशनल मार्केट, मतलब हर एक पूरे इंडिया में पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा। सो हर एक चीज की प्राइस भी सेम होगी। सो नाउ देयर इज द कॉमन नेशनल मार्केट होल ओवर द इंडिया। Further, it is the corruption free and transparent tax administration because जीएसटी में वन सिंगल पोर्टल जीएसटीएन पोर्टल से ही सब कुछ मैनेज हो रहा है। सो इट इज द ट्रांसपेरेंट एंड सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अगर आपको नोटिस आती है तो उसका रिप्लाई भी ऑनलाइन करना है, नोटिस भी आपको ऑनलाइन आती है, रिटर्न भी ऑनलाइन फाइल करने हैं, और नोटिस का जो भी ऑर्डर बनाता है ऑफिसर वो भी ऑनलाइन आता है। सो उसकी वजह से सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया, करप्शन फ्री हो गया। आपको टैक्सेशन ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, जीएसटी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करनी है और ऑनलाइन ही आपके ईमेल या मैसेज पे आपको आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है। ठीक है, सो दिस आर द वेरियस मेरिट ऑफ द जीएसटी। अभी तक कोई डाउट है आदिति आपको? No, sir. अब हम समझेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो
जीएसटी जब आया था तब बताया गया था कि अगर कोई भी बंदा 20 लाख से उसका टर्नओवर ज्यादा है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे कि सिक्किम, आसाम, मेघालय, उसके लिए ए रेट है, ए लिमिट है 10 लाख। जब जीएसटी आया था तब ए लिमिट 20 लाख और 10 लाख थी, हालांकि उसको बढ़ा के अब डबल कर दी है, अभी इसकी लिमिट है 40 लाख और 20 लाख। ठीक है, सो मेक यू करेक्ट दैट, अभी उसकी लिमिट हो गई है 40 लाख। अगर कोई भी बंदा, अगर राजस्थान का कोई भी बिजनेसमैन है और उसका टर्नओवर विद इन 40 लाख है, 40 लाख से नीचे है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सर्विसेज सप्लाई करता है तो उसके लिए लिमिट हो जाएगी 20 लाख। ठीक है, अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो तो उसके लिए लिमिट है 40 लाख। अप टू 40 लाख कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो उसके लिए लिमिट है 20 लाख। अप टू 20 लाख, if you are only service supplier, then you not required to take GST registration. अगर आप सर्विसेज और गुड्स दोनों सप्लाई करते हो तो कौन सी लिमिट लागू होगी? अदिति, कैन यू आंसर इन दी चैट बॉक्स? क्या वो, प्लीज रिपीट सर। 40 गुड्स पे और 20 सर्विस पे, ऐसा नहीं है। अगर आप अलग अलग सप्लाई करते हो तो आपको 20 लाख की लिमिट लागू हो जाएगी, आपको 20 लाख के बाद जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक्सक्लूसिव गुड्स सप्लाई करते हो, मतलब गुड्स के अलावा कुछ भी सप्लाई नहीं करते हो, तो उस पे लगेगा 40 लाख का लिमिट। अप टू 40 लाख यू डू नॉट रिक्वायर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। समझ गए? अगर आप ओनली सर्विसेज सप्लाई करते हो तो अप टू 20 लाख देयर इज नो नीड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप दोनों करते हो, सर्विसेज भी सप्लाई करते हो और गुड्स भी सप्लाई करते हो, सो यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन वंस योर लिमिट इज क्रॉस 20 लाख। अंडरस्टैंड? सो नाउ अगर आप नॉर्मल स्टेट है जो कि नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है, वहां पे 40 लाख की जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट है तो वहां पे 20 लाख की लिमिट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए लिमिट हाफ है, 50%। समझ रहे हो? नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जीएसटी की प्रोविजन क्या है रजिस्ट्रेशन की। सो अगर आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हो तो उसको आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, और देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी अंडर सेक्शन 24। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में ये 40 लाख की लिमिट लागू नहीं होती, 20 लाख की लिमिट लागू नहीं होती। वहां पे ₹0 से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप अंडर सेक्शन 22 में आते हो तो वहां पे ये लिमिट लागू होती है, लेकिन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में वो लिमिट लागू नहीं होती है। जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, इट इज अ प्री रिक्वायरमेंट टू टेक द कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो देयर इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन the threshold limit registration as well as the compulsory registration. We will understand in the next slide. So this is the pre-GST registration requirement. Pre-GST में क्या था? वेट था, सर्विस टैक्स था और एक्साइज ड्यूटी था। सो तीनों के लिए हमें एप्लीकेशन अलग अलग करनी पड़ती थी। वेट के लिए आपको वेट की वेबसाइट पे जाके स्टेट गवर्नमेंट को वेट के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था। सर्विस टैक्स के लिए आपको सर्विस टैक्स की साइट पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से सर्विस टैक्स नंबर लेना पड़ता था। एक्साइज के लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से नंबर लेना पड़ता था। So there is the multiple registration requirement in the pre-GST area. Now there is the common registration under the GST regime. आपको GSTN पोर्टल पे जाके सिर्फ ओनली रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको GSTN पोर्टल भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। Can you see this GST common portal? Yes sir. Aditi, can you hear me? Yes sir. Yes sir. So this is the goods and service tax. This is the website of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जाके हमें जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे जाके जीएसटी के रिटर्न फाइल करना है।
अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास से अगर हमें नोटिस आती है तो भी इसी पोर्टल पे ही आएगी और उसका रिप्लाई भी हमें इसी पोर्टल पे ही देना है और उसका जो भी ऑर्डर बनता है पेनल्टी का, इंटरेस्ट का या फिर टैक्सेशन का, वो भी इसी पोर्टल पे बनेगा। सो दिस इज द वेबसाइट, यू कैन नोट इट डाउन, gst.gov.in। यहाँ पे जाके हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमें रिफंड लेना है जीएसटी से, जैसे मान लो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें जीएसटी का रिफंड मिलना है, तो एक्सपोर्ट की रिफंड की एप्लीकेशन भी यहाँ से ही हम कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दी, जैसे मैंने बताया कि 40 लाख की आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो, और अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दी तो आपको 30 डे के अंदर अंदर आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। विथ इन 30 डेज यू हैव टू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नाउ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या है? एक तो था अपना थ्रेशोल्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप विथ इन स्टेट, अगर आप गुजरात से गुजरात में ही सप्लाई कर रहे हो और राजस्थान से राजस्थान में सप्लाई करते हो, और अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्विस सप्लायर हो और अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से लिमिट से क्रॉस होता है, सो यू हैव टू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन को के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जहां पे जीएसटी की लिमिट लागू नहीं होती। अगर यहाँ पे आपने ₹1 भी सप्लाई किया, अगर 1 रुपये का भी प्रोडक्ट आपने किसी और को बेचा तो उस पे भी जीएसटी लगेगा। तो कब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है? इंटर स्टेट सप्लाई पे। सो इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है, मैंने आपको समझाया ना दीदी? कैन यू आंसर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई? एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम अगर यस, वेरी गुड। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम कुछ भी सप्लाई करते हैं तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। मतलब अगर मैं गुजरात से महाराष्ट्र में सप्लाई करता हूं तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। सो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए कोई भी लिमिट नहीं है 40 लाख की। गुड्स के लिए ओनली, दिस इज द रूल फॉर गुड्स। अगर मैं गुजरात से महाराष्ट्र में माल बेचता हूँ और मेरा कोई भी टर्नओवर नहीं है, ₹0 का टर्नओवर है, तो भी मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे 40 लाख की लिमिट लागू नहीं होगी। सो अगर मैं इंटरस्टेट गुड सप्लाई करता हूँ तो वहां पे there is the compulsory requirement to take the GST registration। अगर कोई कैजुअल और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब जो भी अगर रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो उसके लिए भी लिमिट लागू नहीं है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। कैजुअल मतलब जो भी सीजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूअस बिजनेस नहीं करते लेकिन कैजुअली बिजनेस करते हैं, तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नाउ अगर कोई भी रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी जिसी को पेमेंट करने की लायबिलिटी है तो उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपको मतलब पता है रिवर्स चार्ज बेसिस का मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज पीसी में से Okay, let me understand what is the meaning of reverse charge mechanism. Can you see this all about reverse charge mechanism? Aditi, can you see my screen? यस यस ठीक है। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं
प्रोडक्ट ए मिस्टर बी को सप्लाई करता हूँ तो उस पे जीएसटी के पेमेंट की जवाबदारी मेरी है। मिस्टर बी से मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को मैं वो पेमेंट कर दूंगा। तो नॉर्मल जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की। लेकिन अगर मेरा रजिस्ट्रेशन रिवर्स चार्ज में हुआ है तो वहां पे लायबिलिटी किसकी रहेगी? रिसिपिएंट की। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो भी बंदा गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है उसको ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। सप्लायर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, परचेजर वहां पे जीएसटी का पेमेंट करेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी सप्लायर होता है उसको ही गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होता है तो जो भी रिसिपिएंट है, मतलब जो भी परचेजर है, उसको ही उस पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। सेम फॉर एग्जांपल, so this is the meaning of reverse charge. Under the reverse charge, recipient of the goods or services become liable to pay the tax. मतलब जो भी बंदा गुड्स परचेज कर रहा है मेरे से, उसी को ही जीएसटी का पेमेंट करना है, मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो या ऐसी सर्विसेज में डील कर रहे हो जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है तो आपको उस पे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? यू मस्ट हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे 40 लाख या 20 लाख की लिमिट लागू नहीं होगी। नेक्स्ट इज पर्सन डिडक्टिंग द टैक्स अंडर सेक्शन 51। अगर कोई भी पर्सन जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। एक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर कोई भी बंदा ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उससे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर मैं अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के थ्रू सेल करता हूँ या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करता हूँ तो वहां पे कस्टमर को क्या लगता है कि उसने अमेजोन से माल परचेज किया या फिर फ्लिपकार्ट से माल परचेज किया। एक्चुअली वो भी गुड्स या जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कौन सप्लाई कर रहा हूँ? मैं सप्लाई कर रहा हूँ। मैं अमेजोन के थ्रू माल बेच रहा हूँ। सो अमेजोन यहाँ पे कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अमेजोन एक वेबसाइट है या फिर फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है। सो इट इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर मैं कोई भी गुड सप्लाई करता हूँ तो उसमें भी 40 लाख की लिमिट नहीं लागू होगी। वहां पे भी आपको ₹1 से कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का कंपलसरी है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में अलग से इसको मैं आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। फिर अगर कोई भी पर्सन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस के रिलेटेड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है फ्रॉम आउटसाइडर इंडिया तो भी वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और एक और चीज, अदर नोटिफाइड पर्सन, गवर्नमेंट चाहे तो और भी पर्सन को यहाँ पे नोटिफाई कर सकती है कि जिसपे वो बेसिक लिमिट 40 लाख या 20 लाख की नहीं लगेगी, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। So I hope you will understand what is the basic difference between the compulsory registration and threshold based registration. यहाँ तक आपको कोई डाउट है अदिति? No, sir. No, sir. एक बार और रिवाइज करवा दूं? Yes. Okay, let me revise. सो मैंने जैसा कि मैंने बताया, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब बोला था कि एक गुड्स और सिंपल टैक्स है, मतलब सीधा साधा टैक्स होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जीएसटी कैसा है? ऐसा
कहीं से भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक लॉ रिगार्डिंग द जीएसटी। बिजनेस की कंडीशन क्या है कि देर आर द मल्टीपल लेवल ऑफ लाइसेंस एंड परमिट रिक्वायर, मल्टीपल लेवल ऑफ टैक्सेस, मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो इंडिया में बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन को वैरायटी ऑफ परमिशन, लाइसेंसेस और वैरायटी ऑफ एक्ट फॉलो करने पड़ते हैं और वैरायटी ऑफ टैक्सेस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सो अभी की कंडीशन एक है कि बिजनेस करने के लिए हमें तरह तरह की परमिशन और टैक्सेशन को फॉलो करना पड़ता है। सो जीएसटी का मतलब क्या है कि जीएसटी एक सिंगल टैक्सेशन रिजिम है जहां पे वो सप्लाई पे टैक्स लगता है, कि मतलब आप कोई भी चीज सप्लाई करते हो या फिर सर्विसेज सप्लाई करते हो तो उस पे जीएसटी लगेगा। और वो वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ जीएसटी ही लगेगा और कोई भी टैक्स पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे नहीं लगेगा। सो वेदर इट इज द मैन्युफैक्चर, whether it is the sale, whether it is the consumption, whether you are the service supplier, you have been charged with GST only. So एक्साइज ड्यूटी रिमूव हो गया, वीएटी रिमूव हो गया और सर्विस टैक्स भी रिमूव हो गया। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ पूरे इंडिया में वन नेशन वन टैक्स, मतलब ओनली जीएसटी ही लगेगा। इट इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जैसे कि मैंने समझाया कि अगर मैं दिल्ली से राजस्थान में कोई भी चीज बेच रहा हूँ या फिर सर्विसेज बेच रहा हूँ तो डेस्टिनेशन कहाँ पे हुआ उसका, राजस्थान में। सो इट इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सो उसकी रेवेन्यू किसे मिलेगी, राजस्थान गवर्नमेंट को। ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता है तो जहां से ओरिजिन होता है वही गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। लेकिन जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो जहां पे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई होती है, एक्चुअल में डिलीवर होती है, उसी स्टेट को टैक्स की रेवेन्यू मिलेगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्या है, 15 डिजिट का वो नंबर होता है जिसमें पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं। हर एक स्टेट को हमने हर एक नंबर दे दिया है। मान लो कि गुजरात को 24 दे दिया है, छत्तीसगढ़ को 22 दे दिया है, राजस्थान को 08 दे दिया है, दिल्ली को 07 दे दिया है। उसके बाद स्टेट कोड के बाद आता है आपको 10 डिजिट का पैन नंबर। जो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन नंबर दिया है वो 10 डिजिट का पैन नंबर आता है और उसके बाद 3 कॉमन डिजिट जो कि अलग अलग डिजिट होते हैं डिपेंड ऑन रजिस्ट्रेशन। तो इसी तरह से आपको 15 डिजिट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है इफ यू हैव अप्लाइड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जीएसटी प्रीवियस टैक्स रिजिम से डिफरेंट कैसे है। सो पहले क्या था कि अगर आप गुड्स बेचते हो एक बंदे से दूसरे बंदे को तो उस पर वेट लगता था। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था। अब क्या हो गया, वेट और एक्साइज ड्यूटी निकल गया, अब सिर्फ जीएसटी ही आ गया। सो इट इज नाउ डिफरेंट। फर्दर पहले मल्टीपल लेवल ऑफ टैक्सेस थे, जैसे कि मैंने समझाया कि मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज और अगर सेल पे वेट। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैं सेल करता था तो वहां पे सीएसटी लगता था। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज रिमूव, वेट रिमूव हो गया, एक्साइज रिमूव हो गया, सीएसटी रिमूव हो गया और सर्विस टैक्स भी रिमूव हो गया। मतलब ऑल मल्टीपल टैक्सेस आर रिमूव। नाउ देयर इज सिंगल टैक्स दैट इज कॉल्ड जीएसटी। कैस्केडिंग इफेक्ट भी रिमूव हो गई। कैस्केडिंग इफेक्ट का मैंने आपको मतलब समझाया था ना, जैसे कि मैंने इनपुट लिया 100 रुपीज का, उस पे मैंने 12 रुपये का एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया मैन्युफैक्चरिंग पे, तो मेरी कॉस्ट हो गई 112। अगर मैं ये 112 का मैं अगर सेल करने जाता हूँ तो उस पे भी और एक 10 रुपये का वेट लगेगा। सो यहाँ पे 112 पे जो टैक्स लग रहा है 10 रुपये, उस पे मुझे ये 12 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, तो उसे बोलेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट। सो जीएसटी आने से कैस्केडिंग इफेक्ट भी रिमूव हो गया। नाउ हमने ये भी पढ़ा कि टाइप्स ऑफ जीएसटी। अगर आप सेम स्टेट में सप्लाई करते हो तो उस पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप किसी और स्टेट में सप्लाई करते हो तो उस पे लगेगा आईजीएसटी।
मतलब अगर मैं गुजरात से राजस्थान में माल बेच रहा हूँ तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। अगर मैं गुजरात से गुजरात में ही माल बेच रहा हूँ तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। मैंने आपको वो सप्लायर वाला दिल्ली वाला एग्जांपल समझाया था ना ऑनलाइन गूगल से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एक बार और समझा दूं। No, sir. ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि अगर सप्लायर दिल्ली में है और दिल्ली में ही माल बेच रहा है तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर सप्लायर दिल्ली में है, रिसिपिएंट मुंबई में है, मैं मुंबई में सप्लाई कर रहा हूँ तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई और वहां पे आईजीएसटी लगेगा। मतलब अगर स्टेट चेंज हो गया तो आईजीएसटी लगेगा और स्टेट सेम रहा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर स्टेट की जगह आपका यूनियन टेरिटरी है तो एसजीएसटी निकल जाएगा और यूपीजीएसटी लगेगा। जीएसटी के फायदे क्या है कि वहां पे कैश कटिंग इफेक्ट निकल गई। मतलब वेट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स सब कुछ निकल गया और सिर्फ जीएसटी रहा तो वहां पे कैश कटिंग इफेक्ट रिमूव हो गई। सर्विस जो भी सप्लाई करते हो उस पे भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी जो कि पहले नहीं मिलती थी। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उससे जीरो रेटेड सप्लाई बना दिया गया तो उस पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम ला दी गई। मतलब जो भी होता है वो सब कुछ करप्शन फ्री करने की गवर्नमेंट ने एक कोशिश की और जो भी कंप्लायंस था वो भी इम्प्रूव हो गया। अवेयरनेस आ गई पूरी सिस्टम में और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ गया और पूरे इंडिया में ये वन मार्केट हो गया। वन मार्केट मतलब मैंने आपको वो पार्ले जी वाला एग्जांपल बताया था कि अगर आप गुजरात से पार्ले जी बेचते हो गुजरात में ही और गुजरात में तो वहां पे सिर्फ 4 रुपीज लगता था और आउटसाइड गुजरात में अगर माल बेचते हो पार्ले जी का तो वहां पे 5 रुपीज लगता था। सो प्राइस इज डिफरेंट विद इन दिस सेम कंट्री। लेकिन अगर स्टेट अलग हो गया तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाती थी। सो वो रिमूव कर दिया बिकॉज देर इज द कॉमन नेशनल मार्केट। नाउ वी विल ऑल्सो रिवाइज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नहीं हो तो अगर आप प्रोडक्ट की सप्लाई करते हो, गुड्स की सप्लाई करते हो तो उस पर 40 लाख की लिमिट लगेगी। अप टू 40 लाख देर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप सर्विसेज की सप्लाई करते हो सो आपको 20 लाख की लिमिट लगेगी। वहां पे आपको 20 लाख तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई भी बंदा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बिजनेस करता है तो वहां पे वो लिमिट 50% हो गए जाएगी। मतलब 40 लाख का 20 लाख और 20 लाख का 10 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों का सप्लाई करते हो तो वहां पे जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब लेना है? अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, मान लो कि आपने हरियाणा से गुजरात में सप्लाई किया तो स्टेट चेंज हो गया, then you have to take GST registration even though your turnover is not exceeding 40 lakh। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, मतलब जो भी सीजनल बिजनेस करते हैं उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। वहां पे 40 लाख या 20 लाख की लिमिट नहीं लगती है। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेचते हो, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचते हो, तो भी वहां पे 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। You have to take GST registration for 0 rupees। ठीक है। So up till now you have understand। I hope you will understand and enjoy the class। Any doubt? No, sir. यहाँ तक रखते हैं अदिति आज। कल हम लेवी ऑफ जीएसटी और दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।
Okay. Have you enjoyed the class? Yes, sir. Any suggestion? Okay. Thank you. Have a great day. Enjoy it today. Thank you very much.